अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। अभी तक जो मेजर डिस्कशन है, जाहिर सी बात है, वो उसी पे फोकस है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे बेहतरी हो सके, कैसे उसको बेहतर बना सकें। दिस सर्जरी, ये मतलब एक सर्जरी 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 सुनते सुनते इवेंचुअली सर्जरी। और एक और जो जुमला सबसे ज्यादा आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा कि नहीं होगा? आज भी हमारा जो फोकस होगा वो इस पे होगा डिस्कशन के लिए। मगर जाहिर सी बात है, एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और बहुत अलग 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 पोजीशंस पे रहे हैं। सो वो हमें जरा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या बेहतर करना है। सो यस, करेंगे यही बात आज जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सर्जरी से तो अब लगता है कि वो उसका नर्सरी की भी इनको कुछ ना कुछ देखभाल करना पड़ेगी। सर्जरी तो एक तरफ है, पता नहीं वो जो नर्सरी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वहां पर भी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतनी लंबी सर्जरी पता नहीं कौन से मर्ज की है, ये कौन सा मर्ज क्या है, पहले ये तो बता दे कोई। वो एक कल परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो छुरी कांटे आए चेयरमैन साहब के सामने, उन्होंने कहा ये तो स्टेक खाने के लिए ज़्यादा अच्छी है, इनसे सर्जरी करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा, चूँकि जितना वक्त लेंगी उतना ज़्यादा फिर इसके ऊपर लोग कॉमेंट करेंगे। लेकिन बहरहाल ज़रूरत है भी या नहीं है, मुख्तलिफ हवालों से लोग इस पर बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा मसला है कि अगर बर वक्त हम फैसले नहीं करेंगे तो जो मुश्किलात जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, ये मसाइल जो हैं ये गंभीर होते चले जाएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे और मजमूई तौर पर इसका पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और सर्जरी जब इतनी तवील हो जाती है तो इवेंचुअली जो पेशेंट होता है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, मुश्किलात हो जाती है। तो ये वाला पोजीशन बिल्कुल ना आ जाए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए पाकिस्तान क्रिकेट। सो यस, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो इस वक्त इन एक्शन है, इन एक्शन रही। कल भी जो है जो पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच हैं उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, बात भी हुई, उनको हमने मुबारकबाद भी दी सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले वुमेन्स एशिया कप 2024 के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए। जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दैट वुड बी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा दैट वुड बी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंकन वुमेन टीम। और जिस तरह कल मोहम्मद वसीम साहब जो हेड कोच हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के, वो हमारे साथ शो पे मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि वो बहुत पुरुम्मीद है जीत के लिए एंड ही इज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। जो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करनी है वो ट्वीकिंग वक्तन फवक्तन कर रहे हैं, बट इवेंचुअली जब टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद आके वो कितना और काम करेंगे टीम पे, वो भी उन्होंने हमसे शेयर किया था। सो यस, दोनों सेमीफाइनल्स जो है वो दम्बोला में खेले जाएंगे। लेट्स सी हाउ आर लेडीज परफॉर्म। बड़ा अच्छा स्टेडियम है दम्बोला का, साथ ही झील भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर आप वहाँ पर खेल रहे हैं तो आप लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया के जो खेल हैं उसका सबसे बड़ा मुकाबले जो हैं वो आगाज़ उनका हो गया और इफ्तिताही तकरीब कल होनी है। मेरा कहने का मकसद ये ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ और उसकी इफ्तिताही तकरीब के हवाले से जो पेरिस ओलंपिक्स के फ़ुटबॉल मुकाबले हैं उसमें मराकश ने अर्जेंटीना को 2-1 से, जबकि स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी है। ये उनके फ़ुटबॉल मुकाबलों का आगाज़ है। अगर हम इसकी मजमूई तौर पर बात करते हैं तो इवन के जो रग्बी सेवन्स के मुकाबले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। 26 जुलाई को ओलंपिक्स की तारीख़ में पहली मरतबा इसकी जो इफ्तिताही तकरीब है वो असल में वो जो जहाँ पर मुकाबले होते हैं उनकी बजाय स्टेडियम से बाहर की साइड पर होगी। एक दरिया है और दरिया सैन और उसके साथ साथ जो आईफल टावर है वहाँ पर होनी है। अगर इसकी मजमूई तौर पर हम देखते हैं तो जो इलाका है उसमें जो दरिया है जहाँ पर यह होनी है, कश्तियों पर सवार होकर वफूद मुख्तलिफ जो दस्ते होंगे बुनियादी तौर पर वो उसमें शिरकत करेंगे। तो ये एक नया मंज़र ज़रूर होगा, एक नई चीज़ ज़रूर होगी। जब भी हम देखते हैं मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं तो जो मुल्क जो मेज़बानी कर रहा होता है वो अपने उन जो उसकी रवायात हैं, जो उसकी तहज़ीब है, जो उसकी सकाफ़त है, उसको सामने रखते हुए वो इफ्तिताही तकरीब या इख्तितामी तकरीब का इनेकाद करते हैं। तो इस मरतबा जो ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं उनकी खासियत ये है, आईफल टावर जो है उसके बागात और महल्ला तक 6 किलोमीटर मुहित तक जो है ये इफ्तिताही तकरीब होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तवील वो फासला होगा जहाँ पर ये इफ्तिताही तकरीब जिसका इनेकाद होगा। 100 कश्तियाँ इसमें होंगी, 10,000 एथलीट्स जो हैं वो पेरिस के मशहूर मकामात से गुजरेंगे। तो ये इस इफ्तिताही तकरीब की एक ख़ासियत है। अगर हम इसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं अगर उनका जिक्र करते हैं तो 3,000 से ज़ायद आर्टिस्ट यानी कि फ़नकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे और वो तमाम चीज़ें जो तारीख़ी हैं इस
पेरिस ओलंपिक्स की और जो उनकी सकाफत का हिस्सा हैं वो आपको इस इफ्तिताही तकरीब में नुमाया तौर पर नजर आएंगी। बिल्कुल जी। सो पेरिस ओलंपिक्स बार बार हम कह रहे थे इज राइट एट द कॉर्नर, बट नाउ इट इज राइट देयर। और जो है कल जब ये इफ्तिताई तकरीब होगी, ओलंपिक्स की एक ऐसी इफ्तिताई तकरीब होती है जो कि सबकी नजरें होती है उसके ऊपर, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट। अपने कंटिजेंट का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। कश्तियों पे आने की बात की हाफिज, मुझे लगता है कि हमारे कंटिजेंट के साथ तो कोई और भी कंटिजेंट आ सकेगा, बिकॉज इतना सा तो है, तो पूरी कश्ती उसके लिए अकेली बुक की जाएगी, मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम बात है इन मुकाबलों के हवाले से जो आपने कहा कि सबकी नज़रें होती हैं, क्योंकि दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ सकाफतें हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ आपके कौमी परचम है, मुख्तलिफ आपके लिबास हैं, मुख्तलिफ आप रंग से हैं, मुख्तलिफ नस्ल से हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर नज़र आती हैं। तो इन ओलंपिक मुकाबलों को इनकी मेराज कहा जाता है, ओलंपिक मुकाबलों को खेलों की मेराज कहा जाता है। तो कल जब लोग इसकी इफ्तिताई तकरीब देखेंगे तो यकीनी तौर पर ये बरसों लोगों को याद रहती है। बिल्कुल। और जो है लोग काफ़ी रिकॉल करते हैं कि वो वाली अच्छी थी, ये वाली अच्छी थी। शायद हमारा इंटरेस्ट वैसे तो ओलंपिक्स में है, मगर अब जब 2028 में क्रिकेट भी हिस्सा बन जाएगा ओलंपिक्स का, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट और दो बाला हो जाएगा। बिकॉज एक पाकिस्तान हॉकी थी जिसकी वजह से हमारा दस्ता कुछ बड़ा और लगता ये था। तीसरा कंसेक्यूटिव ये मौका है जिसमें पाकिस्तान हॉकी हमें ओलंपिक्स का हिस्सा बनती है। तीसरे मौके का मतलब है कि एक पूरी नस्ल महरूम है ओलंपियन बनने से, हॉकी की ओलंपियन, क्योंकि हॉकी खेलने वालों के लिए सबसे बड़ा एजाज उनका यही होता था कि वो उनके नाम के साथ ओलंपियन लगता था। अगर आप 12 साल तक मुसलसल ओलंपिक मुकाबलों का हिस्सा नहीं रहे हैं हॉकी इवेंट में, तो इसका मतलब ये कि 12 बरस तक कोई नया ओलंपियन पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में नहीं आया। और हॉकी ओलंपियन इस हवाले से अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है राना साहब वहाँ पर होंगे ओलंपिक मुकाबलों की, हो सकता है इफ्तिताई तकरीब में भी हों कि वो वापस आएँ और कुछ सोचें यार ये कौमी खेल का भी कुछ करना है या नहीं करना है। ये कोई पता नहीं है कि अगले ओलंपिक्स जब 4 साल के बाद हों तो क्या पाकिस्तान की हॉकी टीम वहाँ पर शरीक होगी या नहीं होगी। बिल्कुल जी, हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, बट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इतना ही। कमिंग बैक टू हालात बेहतर और करने हैं, क्रिकेट पे सबका फोकस रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट एक वो खेल है जिसमें पाकिस्तान की पूरी नेशन सबसे ज़्यादा फोकस रहती है। उसमें भी हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। जिस तरह हम वर्ल्ड कप का मेरा ख्याल से पिछले 1 महीने से जो है वो रोना गाना गाते हुए आ रहे हैं, मगर जिस तरह के सिलसिले चल रहे हैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल, जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं हाफिज, और उन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे। अलग अलग लोगों से इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अलग अलग लोग जो कि फॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे, फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी बात हो रही है, फॉर्मर सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी बात हो रही है, बट अभी तक हाफिज सेटिस्फैक्ट्री एक जवाब, एक वन लाइनर जवाब नहीं मिल पा रहा कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो इतना ज़रूर उनका तजुर्बा है और इतना ज़्यादा उनके पास इस हवाले से इल्म और शऊर ज़रूर होगा कि वो वन लाइनर भी आपको बता सकते हैं कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मसला है। बिल्कुल जी। सो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे और काफ़ी अरसे तक सर्व करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करते रहे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप लोग का शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया आज। और आपके इंट्रोडक्शन से पहले हमने बहुत ज़्यादा एक भारी वजन आपके कंधों पे रख दिया है कि हम ये इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं मुसलसल कि सर्जरी के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे सर्जन्स तैयार हो गए। आप भी उन सर्जन्स में से थे जिनको बुलाया गया था उस खास डिनर पे, जो कि खास डिनर हुआ था, बहुत सारे सर्जन्स एक साथ बैठे थे। बट डायग्नोसिस क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में? ग्रास रूट लेवल हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं जुमला, मगर अचानक से अभी जो टीम को हुआ वो अगर इस टीम पे फोकस किया जाए तो अकेली इस टीम का डायग्नोसिस क्या है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि नकवी साहब शायद ये लफ्ज सर्जरी का इस्तेमाल करके मेरे ख्याल वो पछता ही रहे होंगे, क्योंकि सर्जरी की वजह से लोगों ने यही समझा कि पता नहीं क्या उखाड़ पछाड़ हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि देखिए हम पाकिस्तान टीम की ही बात करते हैं जी। मुझे ये बताएं कि सवेरा या हाफिज इमरान मुझे बताएं कि कौन से आपको मैं अगर आज से 10 साल पीछे ले जाऊं तो हर 2 साल के बाद हम इसी तरह बैठे हुए होते हैं। यानी जब मैं पार्ट भी था पीसीबी का तब भी तो यही सिलसिला होता रहता था ना। एक्चुअली हमारा सारे का सारा फोकस जो है ना बदकिस्मती से
वो सिर्फ पाकिस्तान टीम पे है। यानी पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा कब करेगी? जब आपको कोई ना कोई चीज, अच्छी चीजें नीचे से मिलेंगी तो तब आप करेंगे ना। देखें, आपका जो बैकअप प्लान है वो आपकी टीम को फीड करता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम उन्हीं 15 से 20 लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा ही पीछे लेके जाऊं तो आप देखें कि अगर जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सैक हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने किसी बड़े मेगा इवेंट में नाकामी हासिल की थी, इफ यू रिमेम्बर। जी। लेकिन उस वक्त अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स तो यही थे ना। आप मुझे बताएं कि कौन से नए प्लेयर्स इसमें ऐड हो गए? वही प्लेयर्स आगे जाके भी T20 खेले, आगे जाके 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले, अब जाके ये वाला T20 का जो वर्ल्ड कप खेले जिसमें ये हार गए। सो द थिंग इज कि आपके पास बेसिकली एक तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपके हर 2 साल के बाद ना सिर्फ ये कि सिलेक्शन कमेटी टूटती है, आपका चेयरमैन नया आता है, आपकी कप्तान चेंज हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर इसी को आप कंपेयर करें अपनी दूसरी कंट्रीज के साथ, आप मुझे पता, वो भी तो टीमें हारती हैं ना, वो तो हर वक्त वही तो नहीं जीतती रहती। इंग्लैंड भी तो हार के गई थी 50 ओवर का वर्ल्ड कप। उन्होंने क्या चेंजेस कर दी? क्या उनका चेयरमैन चेंज हो गया? उनका चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गया? ऐसा नहीं हुआ। उनका कप्तान चेंज हुआ? नहीं हुआ। सो जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, देखें ना, ये तो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपकी पाकिस्तान की टीम आपके पास है। आपकी मीडियम टर्म में क्या है? फिर इस पाकिस्तान ए टीम जो मैं जब थोड़ी से अरसे के लिए 2 महीने के लिए मैं या 6 महीने के लिए जब हम आए थे नजम सेठी के अंडर में, वहां मैं 50 लड़के वहां तो दे के आए थे जिसमें 3 सेगमेंट बनाए हुए थे। सीनियर टीम थी, ए टीम थी और अंडर 19 की टीम थी। मकसद यही था कि इन्हीं को रोल ओवर करना है, ऊपर लेके जाना है। नहीं, वो कोई भी लड़का उसमें से नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं भी। अभी भी जो इन्होंने वहां भेजी है टीम, ए टीम जो गई भी है इस वक्त टेरिटरी में, डार्विन में, वहां भी वही लड़के हैं जो मैं उस वक्त ये सिलेक्ट करके वहां दे के आया हुआ था। हाफिज इमरान को अच्छी तरह पता है, यही वो उमैर बिन यूसुफ थे, यही हुरैरा थे, यही दानी थे, इसी तरह के और मेहरान मुमताज थे। ये सारे वही प्लेयर्स हैं जो हम उस का हिस्सा बना के आए थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इनको आगे अपग्रेड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे। अब होता क्या है कि जब आप मेगा इवेंट के लिए जा रहे हैं, ऑल ओवर सडन आपको ख्याल आता है कि रिटायर क्रिकेटर्स को वापस लाया जाए, ऐसे क्रिकेटर्स जो नहीं खेल रहे उनको वापस लाया जाए। सो वो लॉट जो नीचे तैयार हो रही है तो कब मौका मिलेगा? आप एक स्पिनर को लेके चले गए, अबरार अहमद को बगैर मैच खिलाए हुए उसको वापस ले आए। जो सिलेक्शन कमेटी का एक पूरा एक तवाज़ुन होता है, वो सोच समझ के टीम बनाती है कि जी जाना हमने कहा है। अमेरिका में बिल्कुल नई पिचेस थी, कैरेबियन की पिचेस का सबको पता था कि वो इतनी मुफीद नहीं है बैटिंग के लिए। 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 10 तो आपके यही हो गए ना। अब 10 प्लेयर्स आपके ऐसे हैं जिसमें से 2 या 3 ने तो बाहर ही बैठना है। तो बेसिकली आपके पास तो 12 प्लेयर्स थे जिनमें से आपने 11 चुनने थे। यही वजह आप देखेंगे आपकी टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं आई। बावजूद इसके शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको खिलाते चले गए, इसलिए कि आपने अबरार को पीछे ट्राई नहीं किया। आप वर्ल्ड कप से पहले जो लीड अप टू द वर्ल्ड कप था, आप मुझे बताएं कि कहां पर 10 दिन पहले टीम का हेड कोच आके एक मेगा इवेंट से पहले आपको ज्वाइन करता है। डस्टिन ने 10 दिन पहले आके टीम को ज्वाइन किया, जबकि वो प्लेयर्स को जानता ही नहीं था। तो अच्छा, मतलब हारून साहब, कता कलामी की माफी, सबसे पहले तो एक चीज जो कि आपने यहाँ पे बात की, यस, हमारी टीम में जिस तरह देखिए सिलेक्ट करके तो सिलेक्टर्स ने टीम भेज दी थी, साथ भी थे वहाब जो हैं वो एज मैनेजर भी, एज सीनियर मैनेजर भी साथ थे, मगर पॉइंट ये है कि अभी भी जो काटम कूटी हुई वो 2 सिलेक्टर्स के ऊपर हुई। वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया। अभी भी टीम जो कौन खिला रहा था, कौन टीम सिलेक्ट कर रहा था, उस वक्त करंटली टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, ये तो फिर उनसे पूछने वाले सवाल आते हैं जो सारे सवाल आपने उठाए हैं। पहली चीज, हाँ देखिए, मैं यही आपको बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या अगर सिलेक्शन कमेटी में 6 मेंबर थे तो क्या कसूर सिर्फ उन 2 सेलेक्टर्स का ही था जिनको निकाला गया है? क्या वहाब रियाज और रज़ाक ही इसके मेन जो विक्टिम्स बनते हैं जिनको आपने निकाल रहे हैं? बाकी तो वही मौजूद है। देखिए, हेड कोच को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल होना सिलेक्शन कमेटी का इसलिए जीरो था उस वक्त कि वो तो प्लेयर्स को जानता ही नहीं था। वो तो डिपेंड कर रहा होगा कि कप्तान क्या कह रहा है, उनको जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या कह रही है। वो कहेगा ठीक है, ये पूरे का पूरा जो वर्ल्ड कप था गैरी कर्स्टन के लिए मेरे नजदीक एक ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ एक वो सिलसिला था जिसमें उसने ऑब्जर्व करना था कि पाकिस्तान का टीम कल्चर क्या है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं,
वेरियस सिचुएशन में कैसे खेलते हैं, इनका माइंडसेट क्या है, इनको मैंने किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो ये तो एजुकेशनल टूर था बेसिकली गैरी कर्स्टन के लिए। मुझे सिर्फ अफसोस ये हुआ कि गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट आई बहुत एडवर्स थी। हाँ। ये किसी अच्छे हेड कोच का अरुण साहब, हम यहीं पे डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है। जो रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट जो लीक हुई उसके हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और उनके हल के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जब चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा तो जिसका जिक्र भी किया हारून रशीद साहब ने कि हमें घर भेज दिया गया। लेकिन आज जब ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या 2 सेलेक्टर्स ही, वो भी 2 मुख्तलिफ, एक सेलेक्टर तो टीम मैनेजर भी थे, सीनियर टीम मैनेजर थे, उसके ओहदे से उनको हटाया गया। तो हारून रशीद साहब, अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को ठीक करने की, तो आपको लगता है कि क्या वाकई ये भी एक दुरुस्त तरीका है? एक वक्त वो था कि जब जिम्मेदारी कबूल भी की जाती है और लोगों को घर भी भेजा जाता है, जैसा कि आप और आपकी सिलेक्शन कमेटी 2016 में गई। आज तो शायद वो भी नहीं हो रहा, कप्तान की कोई बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। आपने इंग्लैंड का हवाला ज़रूर दिया, लेकिन इंग्लैंड अगर हारा तो फिर जीता भी। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इमरान, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मैं अगर 2 टेन्योर में भी आया हूँ एज चीफ सेलेक्टर, तो आप देखेंगे हार्डली 4 से 5, पहले मेरा स्टैंड था, जब ये डिबेकल हुआ तो उन्होंने निकाल दिया, लाया गया था 2 साल के लिए, ठीक है। और ये मैं उनको पहले ही कह चुका था कि T20 में मुझे उम्मीद नहीं है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा काम शुरू होगा T20 के बाद। और एनीवे इतना प्रेशर पड़ता है कि फिर वो जो हमारे टॉप हायरार्की होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कोई ना कोई उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से भाई कि अच्छा इसको निकाल दें, ताकि उनकी फेस सेविंग हो जाएगी। जी हमने ये एक्शंस दिए जो कि अभी भी हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि 2 सिलेक्टर्स को निकाला गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको याद होगा कुछ अर्से पहले कि मिसबाह उल हक को ऑल इन ऑल बना दिया गया था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें वो हेड कोच भी थे, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, ऑल इन ऑल थे। अब एक वो आपने 1 साल के बाद वो एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो चीज खत्म कर दी, तो आप मुझे बताएं कि इस दफा उन्होंने दोबारा जो वहाब रियाज को एज सेलेक्टर, ठीक है कहने को वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं थे, बट आप मुझे बताएं कि एज ए सीनियर मेंबर वही हेड कर रहे थे ना चीजों को, वही सामने मीडिया के सामने आते थे, वही सारे जवाब देते थे, तो आपने मैनेजर बना के भेज दी। तो आपने तो वही गलती दोबारा दोहरा दी जो आपने कुछ अर्सा पहले दोहराई थी। सो ये इश्यूज मैं अभी भी साइड पे कर देता हूँ। देखें, मैं ये फील करता हूँ कि ठीक है, इस वक्त जो भी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का काम है ना चीजों को ठीक करना। अब उनको यहाँ से देखना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एंगेजमेंट्स क्या हैं और हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो 2 साल या 3 साल तक चलने के काबिल है या नहीं है? अगर वो नहीं है तो हमारे पास क्या इतनी बैकअप स्ट्रेंथ है जिसको हम लेके उनको आगे भेज देंगे? अगर वो नहीं है तो फिर आपको उन प्लान्स पे काम करना है। तो ये वो चीज है जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखिए हमें बुला लेते हैं, क्या आप मुझे बताएं कि क्या जो भी हमें जो बुलाया गया था बेसिकली वो कोई क्रिकेट के ऊपर तो मशावरत नहीं थी। उन्होंने तो अपने सामने एक डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा उन्होंने। अच्छा, आप 25-30 लोगों को बुलाया गया, क्रिकेट पर मुशावरत नहीं थी? जी, इसलिए कि उन्होंने तो अपने डोमेस्टिक प्लान बनाया हुआ था कि जी हम इतने टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, इतने मैचेस खेलने जा रहे हैं, ये हैं, इनमें आप मशवरा दे दें कि जी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ठीक भी है कि नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने इतने क्या 1 या 2 घंटे की मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है, क्या उस आधे घंटे या 2 घंटे की मीटिंग में वो चीज दूर हो जाएगी? उसमें तो कोई चीज ना मिनट्स लिए गए, ना नोट्स बने। अपने उन्होंने चेयरमैन साहब ने जरूर कुछ अपने मार्क कर लिए थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम कुछ क्रिकेटर्स ने हम में से कही थी कि ये कि होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मेरे अपने नजदीक देखें, ये जितनी मीटिंग्स होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जिससे आप समझ लेंगे कोई रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने आगे लेके किस तरह चलना है उस देखें। क्रिकेट के इस वक्त जो पैराफर्नेलिया में हमारे पास
डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या आपके पास अवेलेबल है मवाद, आपके नीचे लेवल के ऊपर क्या मवाद आपके पास अवेलेबल है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है वो कह रहे थे हमने हजारों मैचेस करा दिए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि मैचेस का आउटकम क्या निकला। आप आउटकम देखें, जब भी कोई प्लान बनता है उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए ना। अब बगैर आप मैचेस पे मैचेस कराए चले जा रहे हैं, आप कैंप्स पे कैंप्स लगाए चले जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बट हारून साहब एक जो है ना, एक मेरे दिल में मगर एक ये भी बात, ये ख्याल आता है कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की। आपने अभी कहा जो लोग बोर्ड में मौजूद हैं ऑब्वियसली वही डिसीजन लेंगे। मसला सिर्फ ये है कि जब वो लोग बोर्ड में होते हैं उस वक्त ना वो कोई बात करते हैं, ना वो नेगेट करते हैं, ना वो चेयरमैन को ये कहते हैं कि नहीं जी चेयरमैन साहब आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमें हम जो है मुश्किलात में पड़ सकते हैं, हमारी क्रिकेट इससे बुरी हो सकती है। मगर इवेंचुअली फिर ये बात उस वक्त क्यों नहीं होती जब हम बोर्ड में देखते हैं उन सारे प्लेयर्स को, हम क्रिकेटर्स को, क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूँ सवेरा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखिए, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात नहीं कर सकता। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात जरूर बता सकता हूँ कि जितने मर्जी चेयरमैन आए हों, जो चीज भी मैं अपने प्रोग्राम्स लेके जाता था बाकायदा उनको कन्विंस करता था किसी चीज के लिए। देखिए, मेरा जो दौर रहा उसमें मेरे ख्याल 8 से 10 चेयरमैन जो है वो मेरे सामने आए। ठीक है, आई थिंक तौकीर जिया, नसीम अशरफ और नजम सेठी, ये वो 3 लोग थे जो मैं समझता था कि जो रियल सेंस में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी का सोच रहे थे। तौकीर जिया ने 47 क्रिकेट ग्राउंड्स बना के दिए पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद उन्होंने एकेडमीज का जो जाल बिछाया उसका रीजन यही था कि यहाँ पर लड़के ट्रेन हो। उसके बाद वो प्रोग्राम चले या नहीं चले वो बात की बात है, इसलिए कि जो भी बाद में आते रहे उन्होंने उन प्रोग्राम्स को शन कर दिया, उनको हटा दिया। तो कंटिन्यूटी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। देन नसीम अशरफ ने डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत जोर दिया, और नजम सेठी साहब जिस वक्त उनको हटाया गया, ये जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए, वो सबसे बुरा पहलू था उस वक्त नजम सेठी साहब को वहां होना बहुत जरूरी था, इसलिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ले आए थे। उन्होंने PSL को एक ब्रांड बना के पेश कर दिया था। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाह रहे थे और उसी पैटर्न पे काम करना चाह रहे थे जो इमरान खान चाहते थे। और उन्होंने मेरे साथ ये बैठ के पूरा एक रोड मैप भी बना लिया था। लेकिन प्रॉब्लम तो यही होती है ना, जब आप अच्छे काम करने जाते हैं तो वहां पर रखना आ जाता है और लोगों की दूसरी जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसलिए कि वो 35 पिक्चर का उनके ऊपर जोर लगा हुआ था, तो उसको रख ही नहीं सकते थे इमरान खान, उन्होंने हटाना था उनको। तो ये चीज को देखते हुए नजम सेठी ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है कि अगर ये हारून साहब, ये बात 35 पंक्चर से 35 क्रिकेटर्स तक आ गई है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। अभी आप 25, 30, 35 लोग मिले थे। मैं आपको बता दूंगा, आप क्रिकेटर्स, आई एम सॉरी टू से, मेरे सारे कलीग्स हैं, लेकिन क्रिकेट की जो आप क्रिकेटर्स की बात करते हैं, आप मुझे बताएं उसमें से कितनों को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है? कितने लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को रियल सेंस में जानते हैं या उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है? लेकिन वहाँ लोग ऐसे चाहिए जो रियल सेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हो। एक तो मजबूत निजाम होना चाहिए, आपके एसोसिएशन के नुमाइंदे उस टास्क फोर्स में होने चाहिए, आपके डिपार्टमेंट के नुमाइंदे उस टास्क फोर्स में होना चाहिए, और वो सीधा क्रिकेटर्स जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, उसका एक पूरा अगर ये वो बना दें एक थिंक टैंक, और उसके बाद वो आके अपनी सिफारिशात पेश करें, और उसके बाद अगर वो सिफारिशात जब पेश करें तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो भी उनको बताया जाता है। होता यहाँ ये है कि वो कहते हैं नहीं, ये हमने क्रिकेट कमेटी बना दी है, लेकिन ये हमें सिर्फ सिफारिशात तो दे सकती है, हम इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो चेयरमैन के स्वाबदीद पे है, तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आईसीसी ने भी क्रिकेट कमेटी बनाई हुई है ना। हारून साहब, इसका मतलब इसका सबसे बड़ा जो मसला और फ्लॉ हुआ, क्या आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन है? आप कमेटीज बना देते हैं मगर आप शऊर वो आप उनको वो पावर नहीं देते। जी देखिए ना सवेरा, सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, क्या मैं इनको बार बार ये कहता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां से बैठ के 101 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस को नहीं चला सकता। जब ये रीजनल कॉन्ट्रैक्ट ये जो आया था, ये कॉन्सेप्ट, वो इसीलिए आया था कि एक डिबेकल हुआ था। आकिब जावेद, शफकत राना या सुल्तान राना और कर्नल नौशाद अली मरहूम, वो मेरा ख्याल उसका बने थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि 9 रीजन्स बनाए थे शुरू में। वो 9 रीजन्स बढ़ के वो 16 रीजन्स हो गए, और उस वक्त इरादा यही था कि इन रीजन्स को हम एम्पावर करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन हर 2 साल के बाद चेयरमैन चेंज हो जाता था, इसलिए वो फिर बाद में आप देखेंगे वो फलाना वो रीजन भी बन गया, और जब
लाड़काना रीजन भी बन गया, डीएम जमाली भी बन गया, उसके बाद आजाद कश्मीर भी बन गया। सो कैपेसिटी तो देखनी चाहिए कि आप जरूर इन क्रिकेट को प्रमोट करें, हर लेवल के ऊपर करें, लेकिन जहां पर आपको नजर आ रहा है कि जहाँ टैलेंट है, जहाँ अच्छा हमें पहले ज्यादा वहां एम्फेसाइज करना चाहिए, वहां पर फोकस होना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इसको स्प्रेड करना चाहिए अंदर स्मॉलर एरिया। रीजन्स बनाने हैं, एसोसिएशंस को पावर दें, बट जब हम एसोसिएशंस को पावर देने की बात करते हैं, हमने वहां भी मिसहैंडलिंग होते हुए देखी। हमने रीसेंट पास्ट में देखा एसोसिएशंस को पावर मिली, उस पावर की वजह से क्या हुआ कि जो वो पावरफुल लोग थे एसोसिएशन में, उनके अपने क्लब्स थे, उनके क्लब से जो खेलता था वो सिर्फ उस एसोसिएशन में। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हारून रशीद साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि डीएम जमाली बन गया या लाड़काना रीजन बन गया या कोई और बन गए। देखिए क्रिकेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आपको पहले देखना चाहिए ना। और फिर जब आप इसमें भी जब आप ये बना तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप उन्हीं लोगों को आगे लाते हैं जो आपके मनपसंद होते हैं। वो कोई बहुत ही अलग से काम हो जाएगा कि कोई रीजनल प्रेसिडेंट जो है वो वाला आ जाए जीत कर इंतखाबात, जो किसी और नज़र से देखता है। वो ये बुनियादी तौर पर दिखाया तो जाता है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ये ऐसा नहीं होता कि वो जो आपको नापसंद हो और वो भी रीजनल प्रेसिडेंट बन जाए। ये सारी की सारी गेमें चलती हैं इस तरह। मतलब रिगिंग होती है, मतलब उसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि प्री पोल जिसको आप कहते हैं ना, प्री पोल वो होती है। और बहुत सारे जो इख्तियारात हैं ना, जो ताकत है, चूंकि क्रिकेट बोर्ड के पास है तो वो उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बारीक सी और बड़ी बज़ाहिर बिल्कुल शीशा साफ नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे काम हो रहा होगा, वो आपको लगाएगा, बताएगा कि वाकईतन अगर मैं नापसंदीदा हूं तो मैं रीजनल प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। मेरे 3 साल एड हॉक पे गुजर जाएंगे। अभी भी इस वक्त भी कई रीजन आपको ऐसे नजर आएंगे जहां पर इलेक्शन, वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होगा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन से पहले आपके पास कोई वो उधर से कोई बोर्ड से फोन कर रहे थे, तू जरा अदालत चला जाना, वहां से स्टे आ जाए। बस एक स्टे हुआ नहीं, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो बंदा फिर कहता है मैं किस मुसीबत में। मामला ये इतना गंभीर है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे संभालेगा इसको, मतलब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रीजन्स को भी देख रहा है, फिर उसके बाद अब उन्होंने क्लब्स को भी देखने की बात कर दी है, स्कूल क्रिकेट पे भी नजर रखेंगे। तो इतना अभी तो वो रीजन्स नहीं संभल रहे, एसोसिएशंस नहीं संभल रही, तो फिर उसके बाद क्लब्स एंड स्कूल क्रिकेट कैसे होगा? देखिए ये कोचेस लगाते हैं अपने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीजन्स में अपना स्टाफ लगाता है। रीजनल प्रेसिडेंट तो बेचारा बेबस हो जाता है ना, वो कोच उसकी बात ही नहीं सुनता। और जो रीजनल प्रेसिडेंट है, यहाँ पर जो वोटिंग का सिस्टम है वो भी इतना ख़राब है। मतलब कल ही एक क्या उसको कहते हैं सुनने को मिला कि शायद किसी नेट के ऊपर खिलाड़ी ना हो, लेकिन उसके ऊपर 2 कौवे बैठे होते हैं तो उसको भी एक वोट तो मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर क्रिकेट हो रही है, सलमान भट्ट साहब ने कल कहा और आमिर नज़ीर ने उनको जवाब दिया। आमिर साहब 1-2 रोज़ कबल हमारे पास, उन्होंने कहा भट्ट साहब फिर आप ऐसा करें, आप अपने नेट पे ना 2 कौवे बिठा लें ताकि आपको वोट तो मिल जाए। तो इस किस्म की जो आपकी वोटिंग है, जो बोगस क्लब्स हैं या जो एक्टिव नहीं है, मतलब बहुत सारे, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पूरे मुल्क में ऐसे क्लब्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। और ये जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं, ये उस वक्त तक इनको जब बाहर होते हैं, ये सिर्फ क्रिकेटर्स की हद तक इनको सब बुरा लगता है। ये जैसे ही लाहौर के वो जो फिरोजपुर रोड पर वाक़ कज़ावी स्टेडियम का दफ्तर है, वो उसका दाखिली दरवाज़ा दाखिल होते हैं, इनके सोच बदल जाती है, इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनके हालात और जज्बात बदल जाते हैं। इनको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, दूध और शहद की नहरें बहती नज़र आती हैं उस वक्त तक, जब तक दरवाजे के अंदर नहीं है। यानी अब आप ये पूरी पिक्चर अगर हम सामने रखें तो एक चेयरमैन के लिए जिसको इस पूरे सिस्टम की नो हाउ लिमिटेड है, जाहिर सी बात है वो डिपेंड करते हैं दूसरों की इंफॉर्मेशन पे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इसको सुधारना। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन है ना, इनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उनका पूरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं गुजरता। और दूसरा, जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों का पर वो इन्हिसार कर रहे हैं, वो गुज़िश्ता 5-6 बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। और उनकी ये भी हारून रशीद साहब ने बिल्कुल साफ बता दिया, सब लोगों ने सुन लिया है, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है कि वो लोग वहाँ बैठे हुए थे जो 5 साल से क्रिकेट चला रहे हैं। और क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो बुलाया ही नहीं गया, बुलाया तो गया कि हम आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ये हमने बनाई है, इसको दिखा रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो इस सारी तबाही के और नाकामी के जिम्मेदार हैं, वही तो बता रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। तो उसका भी नहीं पता कि आगे कैसे जा रहे हैं। किसी कोई समत नहीं है, कोई आपका जो आपने कराया क्रिकेट, उसका कोई आपके पास सामने उसका नतीजा नहीं है कि हमने 10,000 मैचेस करा दिए, हमने 8,000 मैचेस करा दिए। यहाँ पर लाहौर में और पूरे मुल्क में जहाँ पर ये ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल्स,
सवेरा वो प्लेयर्स आते हैं, उनको कहते हैं कि पानी भी अपना साथ लेके आएँ, अपने तौलिए साथ लेके आएँ। इतनी गर्मी में आप फिटनेस ट्रायल्स ले रहे हैं और फिर आप बाद में लोगों को कहेंगे कि ये वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। वो कोई वतन की मोहब्बत से सरशार नहीं है, वो अपने शौक की खातिर उनको सामने नजर आ रहा है कि हमें पैसा मिलेगा उसलिए खेलने के लिए इंसान है, इंसान ऑफ द डे इंसान है। हाँ। और ये बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज हैं। हम अपने डोमेस्टिक सीजन की बात भी करते हैं तो मेरे ख्याल से उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। आप किस टाइम पे अपना डोमेस्टिक सीजन कराते हैं कि आपको एक वेन्यू पे फिक्स हो जाना पड़ता है क्योंकि आप इस तरफ आ नहीं सकते, यहाँ फॉग होती है, स्मॉग होती है, विजिबिलिटी के इश्यूज और ये सवेरे ये जो अभी वाले लोग हैं ना, इनको लगता है ज्यादा स्मॉग और ज्यादा फॉग नजर आती है। पाकिस्तान में बरसा बरसे ही चल रहा है। ये खुद चूंकि उतने अहल नहीं है कि ये मैनेज कर पाए, ये सीजन डिसाइड ही नहीं कर पाते। हमने कहाँ से शुरू करना है, उसका बिल्डअप है, उसको हमने पीक पर कैसे लेके जाना है, फिर हमने उसको फाइनल जो उसका मरहला है उस तरफ कैसे लेके जाना है। ये फोग है, ये स्मॉग है, ये सारे मसाइल हैं। ये क्या इंडिया में नहीं होती स्मोक जी? बिल्कुल इंडिया में वो फोग होती है ना, वहां पर भी ये सब उनके साथ भी ये मसाइल हैं, लेकिन उनका तो सीजन चल रहा है। हमारा तो अंडर 19 का सीजन शुरू होता है और शादी शुरू होते साथ हाफिज साहब जाते जाते वक्त कम क्योंकि मुकाबला सख्त, आपने एग्जाम्पल दी इंडिया की, क्या हमारी ईगो इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम उनके सिस्टम को अपने पास अप्लाई कर लें? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनका सिस्टम अपने पास अप्लाई करने के लिए, क्या हम करीब से करीब तर इंडिया का सिस्टम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते? वहाँ की एसोसिएशंस जितनी पावरफुल हैं, वहाँ का बोर्ड जिस तरह एसोसिएशंस को हैंडल करता है, वहाँ बहुत सारी एसोसिएशंस हैं हमारे मुकाबले। ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा एसोसिएशंस हैं। अगर आप करना चाहें, अगर आप लोगों में इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहें, इख्तियारात की मुंतकिली चाहें और बिल्कुल आप यहाँ से और यहाँ से दोनों जगहों से चाहें, आप लोगों को बराए नाम आज़ादी ना दें, आप लोगों को आज़ादी दें, एहतसाब करें। लेकिन वो करते क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि जब आप करना शुरू करते हैं आपके अपने ही लगाए हुए लोग होते हैं, उनमें से आप 2 को निकालते हैं, बाकी को रख देते हैं, तो फिर यहीं पर एक तकसीम आ जाती है कि आप कभी भी मेरिट के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। सो जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी, जब तक अभी तक तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। यूनिफॉर्म पॉलिसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हुआ है। आप लोग अपना ख्याल रखें। सवेरा और इमरान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।